जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार टीचर एग्जाम जो 3.0 आ रही है वैकेंसी, उसका एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है और उसके लिए हम बिहार स्पेशल एक क्लास जो है पढ़ेंगे। और आज आपकी जो है क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे मगध महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। मगध सम्राट में कौन कौन से जो आपके राजा हुए थे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है आज पूरा मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। इसमें आएगा आपके कालाशोक है, जैसे कालाशोक, बिंदुसार, फिर मौर्य साम्राज्य में है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम इन सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और जो है आपके जितनी भी तैयारी है देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी आपको करना है। इस क्लास के बाद आपको मालूम चल जाएगा। और ये जो क्लास है इसको करने के बाद आपका जो है कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर पहली हेडिंग है आपकी मगध महाजनपद। आप चाहें तो इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नोट करते जाइए। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो जिससे आप और बोलते भी जा रहे हैं, जिससे कि आप लिख भी सकते हैं। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि सबसे अधिक शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो कौन सा था, तो आपका सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था आपका मगध महाजनपद। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे, जब आपका गिरिव्रज राजगृह थी। जो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। मगध महाजनपद था, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन इसका है मगध का विस्तार की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मगध का विस्तार कहां से कहां तक था। तो जो मगध का विस्तार था आपका पटना से लेकर के गया तक मगध का विस्तार था, याद रखिएगा। अगला है मगध एवं अंग महाजनपद का जो वर्णन है सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है, ये जो है अथर्ववेद में मिलता है। जो महाजनपद है तो मगध महाजनपद, इसका उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। अगला आएगा आपका अंग महाजनपद। हम बात करेंगे अंग महाजनपद के, जो कि ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी आपकी, चंपा। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा थी। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद का जो विस्तार क्षेत्र है वो आपका भागलपुर से मुंगेर तक और गया से लेकर के पटना तक पहुंचता है, कि गया से लेकर के पटना तक जो है आपका मगध महाजनपद का विस्तार था, याद रखिएगा। मगध महाजनपद का विस्तार था गया से पटना तक, या पटना से लेकर के गया तक आप बोल सकते हैं, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और अंग के अंतिम शासक की बात करें तो अंग के अंतिम शासक थे आपका ब्रह्मदत्त, जिसको हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने अंगों को मगध में मिला लिया था। जो मगध शासक बिंबिसार थे उन्होंने अंग के अंतिम जो शासक थे ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसार ने जो है अंग को अपने मगध में मिला लिया था, जिससे कि मगध साम्राज्य और भी बड़ा हुआ। अब हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मगध का उत्कर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ से इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर आप प्राचीन इतिहास से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मगध से जरूर पूछेगा। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। तो मगध जो महाजनपद था इसका स्थापना की बात करेंगे तो वो बृहदत्त ने की थी इसकी स्थापना। और बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जरासंध। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। जो द्वंद्व युद्ध हुआ था उसमें जरासंध को पराजित किया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो महाभारत आपकी किताब है, उसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। अगला है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। यह बहुत ही सुरक्षित था और इसके चारों तरफ 5 पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ था। मगध उर्वर भूमि
नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से सबसे संपन्न है जो क्षेत्र था वो मगध ही था। मगध में मतलब अरे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो यहाँ की भूमि थी बहुत ज्यादा उर्वर थी, उपजाऊ थी। यहाँ पे नदियों की उपलब्धता थी, अर्थात यहाँ पे नदियां भी नदियां आपके यहाँ पे ना सदा नहीं रहती, मतलब साल भर बहने वाली नदियां थी, साल भर जो बहती रहती थी। हाँ, तो उनका पानी सूखता ही नहीं था, जिससे कि यहाँ पे की जो भूमि है बहुत अधिक उपजाऊ थी। यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते थे, वन संसाधन तो थे ही यहाँ पे, मतलब हर तरह से ये संपन्न क्षेत्र था। बृहदेव का वंश का अंतिम शासक जो है आपका था रिपुंजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिपुंजय अगर पूछता है कि बृहदेव वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था आपका रिपुंजय। इसके बाद हम बात करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश आता है आपका 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से लेकर के 412 बीसी तक आपका, इसी को हम कहेंगे बीसी, अर्थात बिफोर द क्राइस्ट। इसका जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन था हर्यक वंश का। इस वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। अभी आपको बताया ना, बिंबिसार चंपा को मिला लिया था, जो अंग था, अंग महाजनपद को बिंबिसार ने जीत करके अपने मगध में मिला लिया, और फिर यहाँ से हर्यक वंश स्टार्ट होता है। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछता है कि मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक कौन था, मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, वो था आपका बिंबिसार। बिंबिसार जो है इसका वास्तविक संस्थापक है। बिंबिसार ने यह विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया, और उसकी पहली पत्नी कौशल देवी जो कौशल की राजकुमारी थी, इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। जो काशी वाराणसी वाला क्षेत्र था वो इसको प्राप्त हुआ था। उसकी जो पहली पत्नी थी कौशल देवी, इससे ब्याह करने के बाद उसको काशी क्षेत्र प्राप्त हुआ था दहेज में। उसकी दूसरी पत्नी चेलना, इसी को चेलना थी, चेलहना लिच्छवी के राजा चेटक के पुत्र थे। जो लिच्छवी राज्य के राजा थे चेटक, राजा चेटक, उनकी पुत्री थी चेलना। इसका विवाह भी हुआ था किससे, बिंबिसार से। बिंबिसार से इनका विवाह हुआ था, और ये दूसरी पत्नी थी, ठीक है। उसकी तीसरी पत्नी भी थी क्षेमा, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। अर्थात बिंबिसार की जो तीसरी पत्नी थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था क्षेमा। आपको याद रख सकते हो, दूसरी पत्नी का नाम है चेलना और तीसरी पत्नी का नाम है आपका क्षेमा, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी, ठीक है। अगला है, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाए थे, पर बिंबिसार ने चंड प्रद्योत जो थे उनके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो राजवैद्य जीवक था वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो आपके जो है बिंबिसार के दरबार में रहते थे। जो राजवैद्य जीवक है ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे, और जो है इनको चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए इनको भेजा गया था। अगला है, बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अपने पुत्र के द्वारा जो है बिंबिसार मारा गया 492 ईसा पूर्व में। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करेंगे तो अजातशत्रु का जो शासनकाल है वो है 492 से 460 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना, और उसका वास्तविक नाम था कुड़िक। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था, कुड़िक, ठीक है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के पश्चात कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। अर्थात जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई, उसके पुत्र ने उसको मार दिया, इसके बाद उसकी जो राजधानी थी काशी, वो आपको जो है प्रसेनजीत ने वापस ले लिया था, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हो गया। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके काशी पर अधिकार कर लिया था, पुनः जो है काशी को जीत लिया। इस प्रकार से तो प्रसेनजीत राजा जो प्रसेनजीत थे इनको हरा करके, राजा प्रसेनजीत को हरा करके जो है अजातशत्रु ने फिर से काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला है आपका बाद में, गलत यह हुआ है कि बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। क्यों, प्रसेनजीत की पुत्री थी वाजिरा, इससे विवाह कौन कर लेता है, अजातशत्रु।
अजात शत्रु ने जो है फिर अपने जो है एक तरह से उसका कौन लगेगा, ये प्रसेनजित उसका नाना लगेगा, ठीक है। और उसी अपने नाना की पुत्री से वाजिरा से विवाह कर लिया, ठीक है। अजात शत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। जो अजात शत्रु था उसने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, शुरुआत में उसको जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिससे कि ये बौद्ध धर्म का सबसे पहला ऐसा शासक था जिसने जो है बौद्ध संगीति की थी। बौद्ध संगीति करवाने वाला पहला शासक था ये, ठीक है। ऐसा भी आप बोल सकते हो इसे। अजात शत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपदी गुफा में, ये बहुत बार पूछा गया है, कौन सी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये हुआ था आपका सप्तपदी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ठीक है। अगला है पिंगल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु को हत्या कर दी थी। जो अब देखो, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार की थी। अजात शत्रु का जो पुत्र था वो तो उसका नाम था उदयन। उदयन ने जो है अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी 460 ईसा पूर्व में। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र रख लिया। गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित कर लिया था। अर्थात जब उदयन गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी को राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था, जो आपका गंगा, सोन और गंडक के संगम स्थान पर स्थित था। अगला है आपका कि उदयन के 3 पुत्र थे, कौन कौन से? अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। ये जो है 3 पुत्र थे उदयन के। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। अगर बात करें तो नागदशक की बात करें तो ये आपका अंतिम शासक था इस वंश का। अगला है आपका शिशुनाग वंश। अपन बात करेंगे शिशुनाग वंश। 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश रहता है। शिशुनाग ने हर एक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना ले ली, ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया। और इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। जो वत्स और कौशाम्बी थे उनको भी शिशुनाग ने अपने मगध में शामिल कर लिया। इसके बाद 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना था और पुराणों में उसे काकवड़ भी कहा गया। जो कालाशोक है इसको पुराणों में काकवड़ के नाम से जाना जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। देखो, शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पे चेंज किया था और चेंज करके कहाँ पे स्थानांतरित किया? तो ये कर लिया था आपका वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली किया, फिर वैशाली से पुनः कालाशोक ने फिर अपनी पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। अर्थात 2 बार जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कितनी बार जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी? तब 2 बार, याद रखिएगा। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अर्थात आयोजन करवाया था इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। जो शिशुनाग वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? वो था आपका नंदीवर्धन। अब हम बात करेंगे नंद वंश। नंद वंश की बात करेंगे। नंद वंश था तब का 344 से 321 ईसा पूर्व तक। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी। ये पूरा जो है ना, ये जो मगध है आपका पूरा बिहार वाले क्षेत्र पे है, इसलिए जो है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपका बिहार वाले क्षेत्र में ही पूरा मगध आता है। आप सभी को पता ही है, गया से लेकर के पटना से लेकर के गया तक पूरा मगध क्षेत्र था। इसलिए जो है आपका बिहार के जो प्राचीन इतिहास आपका अभी चल रहा है। नंद वंश में जो है महापद्म ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश के स्थापना की थी और महापद्म नंद ने ही नंदीवर्धन को पराजित किया था। महापद्म नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। आपसे पूछिएगा कि एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण करने वाला सम्राट कौन था? तो वो था आपका महापद्म नंद।
अगला बात करेंगे तो पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जा गया है। जो पाली ग्रंथ है वहां पर उसको महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पूछता है अगर कि परशुराम का दूसरा अवतार किसको माना गया है, किसको बताया गया है, तो वो है आपका परशुराम का दूसरा अवतार, वो महापद्म को बताया गया है, महापद्म नंद। ठीक है। अगला है आपका महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक, मतलब 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि जो मगध का उत्कर्ष है सबसे अधिक किसके सम्राट में, किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो वो है आपका महापद्म नंद। व्याकरण के महान विद्वान जो पाणिनि है, पाणिनि ने महापद्म नंद के समकालीन थे। पाणिनि है वो महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है। नंदवंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। जो घनानंद थे इन्होंने अपने दरबार में जो इनके विद्वान थे चाणक्य, उनका अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है आपका ये 321 से 184 ईसा पूर्व तक चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। 321, 322, कहीं पे 321 और कहीं पे 322 ईसा पूर्व तक इनका जो है स्टार्ट होता है और 298 ईसा पूर्व तक ये शासन पर रहते हैं। जस्टिन एंड स्ट्रैबो, जस्टिन एवं स्ट्रैबो में जो है इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोपोर्ट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। और प्लूटार्क एवं एरियन, जो प्लूटार्क और एरियन है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो थे चाणक्य, कौटिल्य और इन्हीं का और नाम क्या था, विष्णुगुप्त। इन्हीं का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य अर्थात कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये आपको याद रखना है। अगला है युद्ध के पश्चात। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है यूनानी राजकुमारी हेलन कॉर्नेलिया, सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका नाम था हेलन कॉर्नेलिया से हुआ था। कई बार आपसे पूछ लेता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम है, तो वो था आपका हेलन कॉर्नेलिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इंडिका जो पुस्तक है इसमें जो है पाटलिपुत्र का वर्णन है। पाटलिपुत्र का जो है पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन इसमें जो है इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है। अगला है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार। उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, उत्तर में आपका हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी को त्याग कर श्रवण बेलगोला अर्थात कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, इसलिए जो है 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति जो थी सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर आपसे पूछता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने इस विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, तो संलेखना पद्धति के द्वारा जो है
उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस विधि में जो है खाना खाना पीना छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि अपने आप इंसान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, अर्थात इनका पुत्र था। उसने उसे जो है अर्थात बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया था। उनके और नाम कौन कौन से थे बिंदुसार के? वो थे आपके अमित्रघात और सिंहसेन, ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। देखिए, सीरिया के राजा ने एंटियोकस ने जो सीरिया के राजा एंटियोकस थे, उन्होंने डायमेकस नामक राजदूत भेजा, और मिस्र के जो राजा हैं टालमी फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि बिंदुसार ने जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था अपने पुत्रों में से, तो वो थे अशोक। और बिंदुसार जो है अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर पूछता है आपसे कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो वो थे आपके अजीवक संप्रदाय के अनुयायी। तो हम बात करेंगे सबसे मुख्य कैरेक्टर जो है आपके अशोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है और एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये इनका शासनकाल था 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 4 वर्षों के बाद, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की राजगद्दी पर बैठा था। इससे जो है इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। इससे पूर्व जो है वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। क्या बोलते हैं पुराणों में? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे जो है अशोक कहा गया था। सिंघल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। कितने? जो है 99 भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी सही पुष्टि नहीं होती है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि किस ग्रंथ के अनुसार, तो बौद्ध ग्रंथ जो है आपके सिंघल अनुश्रुति, उनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था, लेकिन ये इसकी सही पुष्टि नहीं होती। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया और कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें जो भीषण नरसंहार को दिखाया गया है, बताया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म के अनुयायी थे वह अशोक, बट कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दिव्यावधान जो है बौद्ध ग्रंथ है और इसके अनुसार ये जो है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रख सकते हो। 9वें वर्ष, अशोक के शासन के 9वें वर्ष में जो है इन्होंने कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 10वें वर्ष में बोध गया यात्रा हुई थी, ये आपका 260 ईसा पूर्व में, ठीक है। 12वें वर्ष की बात करेंगे तो 12वें वर्ष जो है इन्होंने निगाली सागर की यात्रा की थी। निगाली सागर की यात्रा की थी, ये आपका 258 बीसी में है, ठीक है। और इसके बाद 11वें वर्ष अर्थात 11वें वर्ष जो है धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाया था। अशोक ने 13वें वर्ष धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाया। 14वें वर्ष की बात करेंगे तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। अर्थात जो अशोक थे उन्होंने 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की स्थापना, लुम्बिनी नामक जो शहर है वहां की यात्रा की थी, और वहां पर जाकर अशोक ने जो है वहां का कर घटा करके 1/8 कर दिया था।
अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि किसने जो उनके पुत्र और पुत्री हैं उनका क्या नाम है, अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम है जिनको उन्होंने श्रीलंका भेजा था। तो आपको याद रखना है महेंद्र और संघमित्रा, ये इनके जो है पुत्र और पुत्री थे। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोल, दशरथ, संप्रति, काशीस्वरूप, आलिसूप, देवाधर्मन, ततधनुष, बृहदत्त, ये जो है 10 इसके उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक जो है स्थापित रहा। आज की क्लास यहीं पे मौर्य वंश से आपके खत्म होती है, ठीक है। और कल की क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म। कल की क्लास का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये आपका धीरे इस बिहार स्पेशल के साथ साथ आप लोगों का प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट होता जा रहा है। और हम इसके अभी पहले हम पूरी थ्योरी कर लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर इसके एमसीक्यू। बाद में हम इसको सारे एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे जो बिहार स्पेशल से होते हैं, और इसके बाद हम करेंगे जीके जीएस। इसके जो है जीके जीएस के भी हम क्लास लाने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एग्जाम तक आपके सारे पूरी की पूरी क्लास करवाई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सब खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।